अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज स्टडी करेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। एक तो आप ये टर्म जो है कंफर्म कर ली, एक हमारे पास है लिक्विफिकेशन। तो ये नॉन स्टैंडर्ड एंड फॉर्मल वर्ड है, बाकी दोनों का एक ही मतलब है कि जब भी हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इनके लिए लिक्विफिकेशन जनरली इस तरह कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में लिक्विफैक्शन है। तो लिक्विफैक्शन ऐसा प्रोसेस जिसमें हम गैसियस स्टेट को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। किस तरह कन्वर्ट करते हैं कि बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीज एंड लोअरिंग टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को ड्रॉप करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो इस तरीके के थ्रू हम गैसियस स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। इस तरीक़ाकार को लिक्विफैक्शन कहा जाता है। जब हम कोई एक तरीका इसमें अप्लाई करते हैं, सपोज़ हमने जो है सिर्फ टेम्परेचर जो है वो लोअर कर दी, तो हम क्या करेंगे इस वक्त कि आपने तो टेम्परेचर ड्रॉप कर दी, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम कर दी, लेकिन उनको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए करीब लाना भी ज़रूरी है। तो सिर्फ टेम्परेचर ड्रॉप करने से लिक्विड नहीं बनेगा, लेकिन इनके अलावा अगर आप सिर्फ प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो मज़ीद कोलिजन बढ़ेगी और गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो जैसे हम कहते हैं PV = nRT, यानी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है। तो एक फैक्टर के साथ जो है गैस लिक्विफाई नहीं होगा, आपको टेम्परेचर ड्रॉप करना पड़ेगा। टेम्परेचर ड्रॉप करने के साथ गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और प्रेशर अप्लाई करने के साथ मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा तो गैस लिक्विफाई हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इनका रीज़न मौजूद है। सबसे पहले माइकल फेराडे जो है उन्होंने HCl NH3 मुख्तलिफ़ गैसेस को लिक्विफाई किया था, लेकिन थॉमस एंड्रयू ने 1869 में, या नेट पर 1861 भी मौजूद है, इन्होंने सिर्फ एक्स्ट्रा ये काम किया, यानी माइकल फेराडे पायनियर में है, उन्होंने पहले गैसेस को लिक्विफाई किया था, लेकिन इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर फर्स्ट टाइम काम किया, एक्सपेरिमेंट की और ये प्रूव किया कि हमारे पास मुख्तलिफ टेम्परेचर और प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंट वॉल्यूम जो है मौजूद होता है। और ये एक स्टेटमेंट उन्होंने ये दी कि हर गैस के लिए एक क्रिटिकल टेम्परेचर मौजूद होता है, वो आपको लाजिमन प्रोवाइड करना होगा। कम से कम वो टेम्परेचर लाजिमी होना चाहिए। अगर वो टेम्परेचर ना हो तो आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है कोई मसला नहीं है कि आप जितना भी प्रेशर पर अप्लाई करें। तो इन्होंने एक यूनिक चीज़ ये बताई कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ये लाजिमन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या मतलब है कि कम से कम वो टेम्परेचर जिस पर जो किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए ज़रूरी हो। तो अगर ये प्रोवाइड ना की हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है 32.1 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आपने 32.1 के बजाय 33, 34 रख दी तो आप जितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर जो है ये लिक्विफाई नहीं होगा। गैसेस की जो लिक्विफिकेशन है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर, नेचर ऑफ गैस के ऊपर कि वो पोलर है नॉन पोलर है। पोलर आसानी के साथ लिक्विफाई होंगे, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना वो आसानी के साथ जो है लिक्विफाई होगा। जैसे नॉर्मल डेली लाइफ में आप देखते हैं कि हम जग में जब ठंडा पानी लेते हैं तो बाहर जग जो है ड्राई होता है, कुछ देर बाद उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाते हैं। तो नॉर्मली 180 m पर इजीली वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है, तो वो इजीली कंडेंस हो सकते हैं। तो ये हमारे पास जो लिक्विफैक्शन है का प्रोसेस है, इस नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करता है कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। इसी तरह साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि जितना मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा होगा उतना ही उसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्स जो है ज़्यादा होंगे, तो आसानी के साथ लिक्विफाई होगा। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ये भी एक फैक्टर है कि वो आपके पास लीनियर है, ट्राइगोनल, प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, यानी आपके पास अगर रेगुलर शेप वाला है, जैसे आपके पास जो है ये नॉर्मल पेंटेन है, तो नॉर्मल पेंटेन का आप अगर आइसोपेंटेन के साथ जो है कंपेयर करें तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ब्रांचेस मौजूद होते हैं। अगर इनको फिर हम
न्यू के साथ कंपेयर करें, न्यू पेंटेन के साथ, तो सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांचेस लगे होते हैं। ये इनका मज़ीद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे न्यू पेंटेन के साथ जो है कम होगा। तो आपके बुक में तो ये डिटेल नहीं है, सिर्फ आप ये फैक्टर के नाम याद रखिए कि जब हम गैस को लिक्विफाई करते हैं तो इसमें ये फैक्टर जो है ये अपना एक रोल रखते हैं कि उनका जो है क्रिटिकल टेम्परेचर या प्रेशर जो है क्या होगा। तो वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, प्रेशर पर भी, नेचर ऑफ गैस पर, और साइज़ ऑफ मालिकूल और जो स्ट्रक्चर ऑफ मालिकूल है, ये पॉइंट्स जो है ये हम कंसिडर करेंगे। तो हर एक का अपना एक मखसूस क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर ये आएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे हमने कहा द हाईएस्ट टेम्परेचर या द मिनिमम टेम्परेचर, यानी अगर आप के पास सपोज़ ये 0 डिग्री सेल्सियस है और 0 डिग्री सेल्सियस को मैं यहाँ पॉजिटिव 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर -1, -2, -3, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने इस साइड से देखा होगा तो आप कहेंगे द हाईएस्ट टेम्परेचर, सपोज़ ये किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर है तो इस साइड से आप कहेंगे द हाईएस्ट टेम्परेचर, यहाँ से हम कहेंगे द लोवेस्ट टेम्परेचर, तो या मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, तो दोनों ठीक है। द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस जो है लिक्विड स्टेट में रह सकता है, और उनके अलावा अगर इनके ऊपर टेम्परेचर चला जाए उस वैल्यू से ऊपर तो उनको आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। और जैसे हमने पहले जिक्र किया, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हर एक गैस के लिए ये मुख्तलिफ वैल्यू होगी। क्रिटिकल प्रेशर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर के वक्त हम जो प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस को लिक्विफाई करने के लिए, उनको क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है, जिसको हम PC से डिनोट करते हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है? 1 मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर के वक्त, तो वो वॉल्यूम जो है क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। और क्रिटिकल स्टेट क्या चीज़ है? ऐसा दरमियाना हालत जिसमें गैस और लिक्विड एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के वक्त, यानी जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा और जो क्रिटिकल प्रेशर होगा, जब वो हम गैस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो कुछ मालिक्यूल लिक्विफाई होंगे, कुछ वापस गैसीय स्टेट में जाएंगे, तो इस हालत को क्रिटिकल स्टेट कहा जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर जिस पर गैस लिक्विड स्टेट में रह सकता हो, अगर उससे टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, आप जितना भी प्रेशर अप्लाई करें वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के वक्त जो प्रेशर अप्लाई करते हैं लिक्विफाई करने के लिए जो ज़रूरी हो वो प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर, और आपके पास 1 मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर, वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के वक्त गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो ये दरमियाना हालत क्रिटिकल स्टेट कहलाता है। ये मुख्तलिफ गैसेस के लिए, जैसे अमोनिया 132.4 डिग्री सेल्सियस इनका क्रिटिकल टेम्परेचर है, अगर 133-34 कर दे तो फिर आप जितना भी प्रेशर अप्लाई करें आपके पास ये लिक्विफाई नहीं होगा। इथेनॉल 241, इसी तरह नाइट्रोजन के लिए -146.9, ऑक्सीजन के लिए -118.6। तो मतलब ये कि हर इसमें आप 1-2 पेपर के एग्जाम्पल के लिए याद रखें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अक्सर बुक में दिया होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 31.04 या 31.4 डिग्री सेल्सियस, ये जो है अगर इससे टेम्परेचर बढ़ जाए तो आप जितना भी प्रेशर पर अप्लाई करेंगे वो आपके पास कंडेंस नहीं होगा, लिक्विफाई नहीं होगा। तो इनके लिए इस वक्त जो 72.8 बार जो प्रेशर चाहिए, इनको हम कहेंगे कि क्रिटिकल प्रेशर है और ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। ये वाटर का मुख्तलिफ एक टेबल बना हुआ है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, यानी जब आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस हो तो फिर आप जो है 0.03 ATM ये आपके पास रिक्वायर्ड प्रेशर होगा, इस पर लिक्विड जो है कंडेंस होंगे। 50 डिग्री सेल्सियस हो तो 0.12, इसी तरह 100 तो 1 ATM,
और इसी तरह 150 डिग्री सेल्सियस 4.7 ATM, 215 ATM। तो जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो आपके पास फिर ज़्यादा प्रेशर जो है रिक्वायर होगा, लेकिन जो हमारे पास वो वैल्यू टेम्परेचर यानी जो कम से कम हमें जो है चाहिए, अगर उसके नीचे मौजूद हो तो वेल एंड गुड, आसानी के साथ जो है लिक्विफाई होगा। तो ये वाटर के लिए जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि नॉर्मल कंडीशन में आप देखते हैं कि वाटर इजीली कंडेंस हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है, तो वो 1 ATM नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है। आफ्टर 374 डिग्री सेल्सियस लिक्विड वाटर कैन नॉट एग्जिस्ट नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाई। आपके पास अगर वाटर का टेम्परेचर 374 तक पहुंच जाए तो आप जितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे फिर आप इनको लिक्विफाई नहीं कर सकते। इस वक्त हम वाटर बिकम ए सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बिकॉज नाउ वाटर मॉलिक्यूल हैव सो मच एनर्जी दैट कैन नॉट लिक्विफाई। इनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी इस वक्त और इनको फिर हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। इसमें एक प्रिंसिपल्स है जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। जूल थॉमसन इफ़ेक्ट पहले इनको समझते हैं कि जब भी हम एक प्रेशराइज गैस को हाई प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर जो एक कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा होता है। इस फिनोमेना को जूल थॉमसन इफ़ेक्ट कहा जाता है। हमने क्या कहा, ये आपके पास हाई प्रेशर रीजन है, यानी यहाँ पर आपने बहुत हाई प्रेशर अप्लाई किया है गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर। सपोज़ यहाँ पर आपके पास है 100 ATM प्रेशर है और ये एक नैरो पाथवे के थ्रू यहाँ से या नोज़ल के थ्रू या जेट के थ्रू एक बड़े एरिया में जहाँ पर प्रेशर कम है, सपोज़ यहाँ पर 1 ATM प्रेशर है, ये यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये सडन एक्सपेंशन की वजह से यहाँ पर जो है एक कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा होगी। इस फिनोमेना को जूल थॉमसन इफ़ेक्ट कहा जाता है। क्यों ठंडक पैदा होगी? जब हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ गैस ट्रांसफ़र होंगे, एक जेट के थ्रू, थ्रोटल के थ्रू, नैरो पाथवे के थ्रू, नोज़ल के थ्रू या एक नैरो पाथवे कह दे, होल कह दे। तो इनका लॉजिक रीज़न क्या होगा कि जब आप यानी पेपर में जब जूल थॉमसन इफ़ेक्ट आ जाए तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि जब भी हम प्रेशराइज गैस को हाई प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं एक नैरो पाथवे के थ्रू, तो इस सडन एक्सपेंशन की वजह से इसमें कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा होता है। ये जूल थॉमसन इफ़ेक्ट है। अब अगर ये इनका रीज़न पूछे कि क्यों, तो आप कहेंगे कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस मॉलिक्यूल के ऊपर तो उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डेवलप होगा। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में डेवलप होगा और जब आप इनको अलाउ करेंगे लो प्रेशर रीजन में तो अब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, लेकिन इसके बीच में तो फोर्स डेवलप हुआ था। इस फोर्स को ख़त्म करने के लिए ये खुद अपनी एनर्जी यूटिलाइज़ करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है कम हो जाएगी और इससे जो है कूलिंग इफ़ेक्ट जो है पैदा होगा। ये इनका रीज़न है कि जब भी हम हाई प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ गैस मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो इससे कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा होता है। ये इफ़ेक्ट जूल थॉमसन इफ़ेक्ट कहलाता है। और जब रीज़न पूछेंगे तो हम कहेंगे कि हाई प्रेशर रीजन में जो मॉलिक्यूल मौजूद थे उसमें मॉलिक्यूल करीब थे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप था। जब लोअर प्रेशर रीजन में ट्रांसफ़र करते हैं तो मॉलिक्यूल गोज़ अवे फ्रॉम ईच अदर, नाउ दे यूज़ देयर ओन एनर्जी इटसेल्फ टू ओवरकम द फोर्स डेवलप बिटवीन दैम। उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुआ था उनके ऊपर ये ख़ुद अपना एनर्जी जो है कंज्यूम करेंगे और इसके रिज़ल्ट में इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा होगा। जैसे आप डेली लाइफ में देख सकते हैं, आप साइकिल या मोटरसाइकिल के टायर से जब एयर निकालेंगे तो नोज़ल को अगर आप टच करेंगे तो बिल्कुल ठंडा होगा। क्यों? कि टायर के अंदर हाई प्रेशर रीजन है, प्रेशर हाई मौजूद है और बाहर 1 ATM प्रेशर है। तो जब मॉलिक्यूल बाहर आएंगे वो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, लेकिन उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ था हाई प्रेशर रीजन में, तो उस फोर्स को ख़त्म करने के लिए ये अपनी एनर्जी खुद यूज़ करेंगे।
तो इससे कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा होगा। तो ये रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इनसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोटबुक में जो है इनको नोट कर लें। ये इनका रीज़न है। इनके अलावा जो हम गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, उनके लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक मेथड है लैंडीज़ मेथड। लैंडीज़ मेथड इन्होंने जूल थॉमसन के मेथड को या कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल को जो है यूज़ किया है, लैंडीज़ मेथड। तो इनसे पहले इनके डायग्राम के ऊपर चलते हैं, फिर वापस यहाँ पर आएंगे, पहले वहाँ पर समझते हैं। ये लैंडीज़ मेथड का प्रोसेस है। नंबर 1, ए पार्ट से हम इनलेट ऑफ एयर, यहाँ पर एयर एंटर होगा। आपके बुक में शार्ट दिया हुआ है, इससे पहले जो है इनकी फिल्ट्रेशन हुई होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पहले हटाते हैं क्योंकि वो जल्दी फ्रीज हो जाता है -78.5 पर, तो फिर ब्लॉकेज का मसला बनेगा। तो नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं, एयर से जो है डस्ट पार्टिकल उसको फ़िल्टर करते हैं, फिर उनको यहाँ पर एंटर करते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ से इनको एक्सप्लेन करना है कि ए पार्ट ये इनलेट ऑफ एयर यहाँ पर होगा, एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं। बी पार्ट कंप्रेसर है, यहाँ पर कंप्रेशन होगी, एयर को कंप्रेस करेंगे। 200 ATM जो है यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले कहा कि जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास टेम्परेचर जो है ये भी इंक्रीज़ होगा यहाँ पर। तो टेम्परेचर रिलीज़ करने के लिए इनको यहाँ कंडेंस कॉइल में ट्रांसफ़र करते हैं। कंडेंस कॉइल के इर्द गिर्द ठंडा पानी जो है मौजूद होगा। तो इसमें सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल जो है उनके वेपर वो लिक्विफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस पार्ट को, डी पार्ट को वाटर रिजर्वायर कहा जाता है। यहाँ पर हम वाटर को रिमूव कर लेते हैं क्योंकि वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ हो जाएगा और फिर ब्लॉकेज का मसला बनेगा। तो यहाँ पर जो गैसेस ट्रांसफ़र होंगे उनको फिर हम कहेंगे ड्राई गैसेस, N2, O2, आर्गन। तो ये मैक्सिमम ये 79, 21% और 0.9% ये गैसेस, इसको हम कहेंगे ड्राई एयर। नंबर 1, आपने ए पार्ट से इनलेट ऑफ एयर, एयर को इंट्रोड्यूस किया। फिर यहाँ पर बी पार्ट में आपने कंप्रेसर लगा हुआ है, आपने एयर को 200 ATM तक कंप्रेस किया। सी पार्ट कंडेंस कॉइल कहलाता है। कंडेंस कॉइल कापर का बना हुआ होगा और कॉइल फॉर्म में होगा। कॉइल किस लिए बनाते हैं कि ताकि ज़्यादा सरफेस इंस्ट्रूमेंट जो है ना गिरे, वो एक दूसरे के करीब आए। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी वाला जो एक्स्ट्रा वायर होगा तो उनको जो है स्क्रू ड्राइवर के इर्द गिर्द जो है घुमा लेता है और उसे स्प्रिंग की शक्ल दे देता है, तो उनका जो है एरिया कम, सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो इसलिए ये कंडेंस फॉर्म में होगा, कापर का बना होगा। कापर आसानी से रस्ट नहीं पकड़ेगा, करूजन नहीं होगी उनकी, और थर्मल कंडक्टिविटी उनकी ज़्यादा होगी, आसानी के साथ जो है हीट रिलीज़ होगा। तो वो कापर का बना होगा। तो यहाँ पर वो जब एयर गर्म हो जाती है कंप्रेसर में, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, वो हीट रिलीज़ कर देते हैं और एयर को ठंडा करने के लिए यहाँ पर कंडेंस कॉइल में ट्रांसफ़र होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, तो वाटर वेपर आसानी के साथ लिक्विफाई होंगे, यहाँ पर वाटर रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर बचा ड्राई एयर। ड्राई एयर को आगे स्पाइरल कॉइल, कापर स्पाइरल विद जेट यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ से ये जेट के थ्रू जो अभी मैंने प्रोसेस बताया कि यहाँ ये 200 ATM पर चल रहा है यहाँ पर प्रेशर, और बाहर जो है 1 ATM प्रेशर मौजूद है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, लेकिन इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप था। तो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म करने के लिए ये अपनी एनर्जी खुद यूटिलाइज़ करेंगे टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके रिज़ल्ट में इनकी काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप होगी और ये जो है लिक्विफाई हो जाएगा। इस जी पार्ट से हम लिक्विड एयर को जो है फिर रिमूव करते हैं और उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में बेचते हैं। वहाँ पर आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से मुख्तलिफ है, वहाँ पर इनको अलग किया जाता है। और जिस मालिक्यूल की अब भी एनर्जी ज़्यादा है और वो लिक्विफाई नहीं होते, उनको रिसाइकल किया जाता है, फिर वहाँ दोबारा जो है कंप्रेसर की तरफ बेचा जाता है। ये सेपरेशन एंड डिस्टिलेशन कॉलम जो हमारा पास होगा, नाइट्रोजन का जो है बॉइलिंग पॉइंट -196, -186, -183। तो सबसे पहले आपके पास जो है ऑक्सीजन, ये इनका
यानी जैसे जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो -196 पहले आएगा। ये नाइट्रोजन यानी पहले जो है बॉयल होगा, तो इनको हटा लेते हैं केयरफुली टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं। उसके बाद जो है आर्गन 186 ये बॉयल होगा, तो जब उनको हटाते हैं फिर जो है ऑक्सीजन जो है -183 पर वो बॉयल होगा। तो इस तरह टेम्परेचर में जो डिफरेंस है इनके हेल्प से इनको फिर अलग किया जाता है। नाइट्रोजन को अमोनिया प्रिपरेशन के लिए इंडस्ट्रियल में मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर बेचते हैं। इसी तरह जो ऑक्सीजन है ऑक्सी एसिटिलीन गैस में वहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जो है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे। तो मतलब ये है कि ये आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपके जहन में ये हो कि हम लिक्विफाइड एयर से फिर क्या करेंगे, तो उसमें जितने गैसेस मौजूद हैं इनको अलग किया जाता है और इन हर एक की यूजेस अलग अलग हैं। आर्गन को हम नियॉन और हीलियम ये गैसेस साइन बोर्ड में जो है यूज़ कर सकते हैं। इनका प्लाज्मा जो है मुख्तलिफ़ कलर्स का होगा। ये आपके पास ये टावर बना हुआ है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ गैसेस को जो है हम अलग करते हैं। तो ये जहन में समझने के लिए जो है ये जहन में रखें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है प्लाज्मा उसमें डिस्कस करेंगे। ये मुख्तसरन आपके साथ जो है लिक्विफेक्शन ये स्टैंडर्ड टर्म है, लिक्विफिकेशन नॉन स्टैंडर्ड है, इनफॉर्मल वर्ड है, दोनों का एक ही मतलब है। तो हम अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, लिक्विफिकेशन लिख लेते हैं इस तरह लिक्विफिकेशन। तो जनरली तो ठीक है, ये इनका भी यही मतलब है कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। लेकिन साइंटिफिक टर्म जो है लिक्विफैक्शन, ये टर्म जो है ये सही है। तो ये आप साइंस में ये यूज़ करेंगे। शुक्रिया।